नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट संस्कृत पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। सीटेट संस्कृत पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख 23वीं वीडियो है और इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद से आप सीटेट दिसंबर 2021 के सभी शिफ्टों में जो संस्कृत का पेपर पूछा गया था उसके सभी पेडागोजी को कवर कर लेंगे। अंत तक जरूर बने रहिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, भाषायाः कक्षा विषय अधोलिखितेषु किम न उचितम। यानी कि हमसे यह पूछा जा रहा है कि भाषा की कक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित नहीं है। निगेटिव सेंस में प्रश्न पूछा जा रहा है तो विकल्प भी निगेटिव ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि शिक्षकः छात्रान् कथायाः भूमिका निर्वाहे नियोजयति। यानी कि कक्षा में टीचर जो है वो बच्चों से किसी कहानी का रोल प्ले करवा रहे हैं। देखिए, भूमिका निर्वाह यानी कि रोल प्ले करवा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बच्चों में भाषा विकास को प्रोत्साहित करेगा, क्योंकि प्रश्न हमसे भाषा की कक्षा के बारे में पूछा गया है। तो यानी भाषा की कक्षा में भाषा ही तो सिखाया जाएगा, तो जो भी विकल्प भाषा के बारे में बात करेगा वो विकल्प हमारा पॉजिटिव होगा। लेकिन प्रश्न हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया है तो ये पॉजिटिव हो गया, तो हमारा उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि जब बच्चा रोल प्ले कर रहा होगा तो बच्चा श्रवण भी करेगा, उसके बाद से वाचन भी करेगा, ये सभी चीज़ें होंगी जो कि भाषा के अवयव माने जाते हैं, भाषा के कौशल माने जाते हैं। इस वजह से पॉजिटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। ठीक है, तीसरा देखिए, चिंतनम। चिंतनम यानी कि चिंतन करने की बात की जा रही है, थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग की बात की जा रही है। उसके बाद से युगलीकरम यानी कि पेयरिंग की बात की जा रही है। उसके बाद से आवंटनम यानी कि शेयर करने की बात की जा रही है, यानी कि किसी भी मुद्दे पर क्रिटिकल थिंकिंग करने की बात की जा रही है। पेयर यानी कि जिस प्रकार से ले वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चे समूहों में सीखते हैं, उसकी बात की गई है। और साथ ही साथ शेयर करने की बात की गई है कि हम अपनी बातों को दूसरे से शेयर कर रहे हैं, तो ये तो संरचनावाद के हिसाब से बिल्कुल पॉजिटिव हो गया। आगे पढ़िए, च इति इतानि समग्र कक्षा गतिविधियों योजयुतम मार्गाः सन्ति। यानी कि ये कहा जा रहा है कि सोचकर, समूहों में काम करके और अपने विचारों को शेयर करके जो पूरी क्लास है उसको एक्टिविटी कराया जा रहा है। तो ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार ये पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। पहला विकल्प देखिए, कोलाहलमय कक्षा नाम कक्षायाम छात्रः अधिगमे लग्ना सन्ति। यानी कि ये कहा जा रहा है कि अगर कक्षा में नॉइज हो रहा है, कोलाहल हो रहा है, कुछ हल्ला हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि छात्र जो है वो अधिगम में संलग्न है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, बिल्कुल अगर कक्षा शांत है तो इसका मतलब ये होता है कि बच्चे बिल्कुल निष्क्रिय बैठे हुए हैं, तभी कक्षा में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं हो रही है। जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 या फिर एनसीएफ 2005 संरचनावाद को सपोर्ट करता है और संरचनावाद ये कहता है कि बच्चे सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अपने ज्ञान की रचना करेंगे। सक्रिय होंगे यानी कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ प्रश्न पूछ रहे होंगे, कुछ ना कुछ अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे होंगे। तो जब बच्चे एक्टिव है, कुछ बोलेंगे, तो जाहिर सी बात है कोलाहल तो होगा, नॉइज तो होगा। यानी कि ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। एक ही विकल्प बच्चा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, सा अस्ति अनुशासित कक्षा यस्या छात्राः निर्वम उपविशन्ति शिक्षकः च उत्तम रीत्या पाठयति। यानी हमसे ये कहा जा रहा है कि एक डिसिप्लिन क्लास वो क्लास होता है जिसमें जो शिक्षार्थी हैं वो बिल्कुल शांत बैठे हैं और टीचर उनको एक तरीके से अच्छे से पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, बच्चे अगर बिल्कुल शांत बैठे हैं, देखिए यहाँ पर नीरव कहा गया बच्चों के लिए कि बच्चे बिल्कुल शांत बैठे हैं, तो उस कंडीशन में उसे हम लोग अनुशासित कक्षा नहीं कह सकते, क्योंकि आज हम लोग बच्चों को बाहरी डर से अनुशासन नहीं कराना है, बल्कि बच्चे को स्व अनुशासन के लिए प्रेरित किया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहती है कि बच्चे स्व अनुशासित होंगे। और स्व अनुशासित कैसे होंगे? जब बच्चे उस काम में रुचि ले रहे होंगे तो उनका पूरा फोकस कहीं ना कहीं उस काम को, उस गतिविधि को करने में होगा, उस चीज़ को सीखने में होगा। तो जब बच्चा किसी काम में रुचि लेता है तो वो अपना पूरा फोकस कहीं ना कहीं उस काम में लगा रहा होता है, उस एक्टिविटी में लगा रहा होता है, जिसकी वजह से वो खुद से डिसिप्लिन में रहता है। ठीक है, उसको बाहर से डिसिप्लिन करने की जरूरत ही नहीं है। और वैसे भी ये विकल्प कह रहा था कि बच्चे बिल्कुल शांत बैठे हैं। शांत बैठने का मतलब ही ये हो गया कि बच्चे निष्क्रिय हैं। और संरचनावाद ये कहता है कि बच्चे सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अपने ज्ञान की रचना करेंगे। क्योंकि ये बच्चों को निष्क्रिय बता रहा था, निगेटिव हो गया, इस वजह से यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में ही पूछा गया था। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, व्याकरणगत कार्याणि, यानी कि जो ग्रामर टास्क होता है वो कैसे कराया जाता है। तो बच्चों को संदर्भ के अनुसार उसको ग्रामर का टास्क कराया जाता है। यानी कि बच्चे को अलग से ग्रामर के नियम नहीं बताए जाएंगे प्राइमरी और अपर प्राइमरी में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और एनसीएफ 2005 ये मानती है कि बच्चा जो कुछ भी संदर्भ में पढ़ रहा है उसी के दौरान उसको भाषा के बारे में बताना है। जैसे कि मान लीजिए बच्चे
कहानी के बारे में सुन रहे हैं, किसी कहानी को सुन रहे हैं, तो उसी कहानी के माध्यम से बच्चे को ग्रामर बताया जाएगा। जैसे कि बच्चे को कहानी सुनाया जा रहा है कि एक समय में एक राजा था, वो शिकार पर जाया करता था, तो बच्चे को इसी कहानी के माध्यम से टेंस के बारे में बताया जा सकता है कि देखिए ये सभी घटनाएं घटित हो चुकी हैं, और जो घटनाएं पास्ट में जो घटनाएं घटित हो चुकी होती हैं उसे हम लोग पास्ट टेंस बोलते हैं या फिर भूतकाल बोलते हैं। इसी प्रकार से बच्चे को कर्ता, नाउन, प्रोनाउन, उसके बाद से एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब बच्चे को कहानी के माध्यम से ही यानी संदर्भ के माध्यम से ही बताना है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, नॉम चॉम्स्की महोदयेन अधोलिखितेषु किम उपदिष्टम, यानी कि हमसे ये पूछा जा रहा है कि नॉम चॉम्स्की के द्वारा निम्नलिखित में से क्या सजेस्ट किया गया था या फिर क्या स्टेटमेंट दिया गया था, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए मेन पॉइंट को आपको केवल पकड़ना है। ठीक है, पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि यदा शिशु जन्म लभते तदा तस्य भाषाया प्राथमिक सामर्थ्यम ना भवति, यानी कि कहा जा रहा है कि बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उनमें जन्मजात भाषा को अर्जित करने का सामर्थ्य नहीं होता है। तो ये तो उल्टा दिया गया ना। नॉम चॉम्स्की ये मानते थे कि बच्चे जन्मजात एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं जो कि उनको किसी भी भाषा को अर्जित करने में मदद करता है, और यही लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बच्चे को दूसरी भाषाओं को भी सीखने में मदद करता है, यानी ये युक्ति बच्चे में जन्मजात होती है। और ये विकल्प कह रहा है कि जन्मजात नहीं होती है, तो ये विकल्प नेगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए दूसरे विकल्प की बात करते हैं। कहा जा रहा है कि कस्याम संस्कृतौ शिश्वः जाता सन्ति इत्याधारेण ते विभिन्न मार्गः भिन्न भिन्न गत्याः भाषायाः अधिग्रहणम कुर्वन्ति। देखिए हमसे ये बोला जा रहा है कि जो बच्चे होते हैं वो लैंग्वेज को विभिन्न इन्वायरमेंट में डिफरेंट तरीके से, अलग अलग कल्चर में, अलग अलग संस्कृति में, अलग अलग विधि के माध्यम से एक्वायर करते हैं यानी अर्जित करते हैं। देखिए यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया संस्कृति, और आपने पढ़ा होगा ले वाइगोत्स्की का सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो सामाजिक संस्कृति, जो संस्कृति की बात करते हैं वो ले वाइगोत्स्की थे, लेकिन प्रश्न हमसे नॉम चॉम्स्की के अनुसार पूछा गया है, तो ये उत्तर हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि ले वाइगोत्स्की का स्टेटमेंट था कि बच्चे संस्कृति के माध्यम से सीखते हैं, सांस्कृतिक तौर पर सीखते हैं। ये गलत हो गया क्योंकि प्रश्न नॉम चॉम्स्की के अनुसार पूछा गया था। ठीक है, चलिए चौथा विकल्प दिया गया है गुणात्मक पुनर्बलनस्य, जिसे अंग्रेजी में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं, उत्पाद रूपेण बालाः भाषायाः अधिगम कुर्वन्ति, यानी कि कहा जा रहा है कि बच्चे को जब रीइंफोर्समेंट दिया जाता है, पुनर्बलन दिया जाता है, तब बच्चे भाषा को अधिगम करते हैं, भाषा को सीखते हैं। तो देखिए पुनर्बलन या फिर रीइंफोर्समेंट की बात किसने किया था? ये स्किनर ने किया था। स्किनर ने बताया था कि जब बच्चा किसी एक काम को कर रहा है और उसके लिए उसको कुछ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलता है, कुछ पुनर्बलन मिलता है, कुछ इनाम मिलता है, तो वो उस अनुक्रिया को बार बार दोहराना चाहता है। ये स्किनर ने कहा था, लेकिन प्रश्न हमसे नॉम चॉम्स्की के अनुसार पूछा गया, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, भाषायाः अधिग्रहणम कर्तुम मानवस्य नैसर्गिकम सामर्थ्यम अस्ति, यानी कि कहा जा रहा है कि भाषा अधिग्रहण करने के लिए मनुष्य में जन्मजात सामर्थ्य होती है। देखिए यही कहा था उन्होंने, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में कहा था कि बच्चे जो होते हैं वो जन्मजात एक युक्ति के साथ जन्म लेते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस उनमें होता है, जिसके वजह से वो किसी भी भाषा को अर्जित कर सकते हैं और अन्य भाषाओं को सीखने में ये उनकी मदद करता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिव है, नॉम चॉम्स्की के अनुसार ऑप्शन नंबर 3 सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था आगमनात्मक विधौ, यानी कि इंग्लिश में आगमनात्मक विधि को इंडक्टिव मेथड बोला जाता है। प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि आगमनात्मक विधि क्या है। ठीक है, देखिए 2 प्रकार की विधि होती है, पहला आगमनात्मक विधि और दूसरा होता है निगमनात्मक विधि। आगमनात्मक विधि में बच्चे को पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर नियम बताया जाता है, और निगमनात्मक विधि में इसका उल्टा, पहले नियम बताया जाता है, फिर उदाहरण बताया जाता है। प्रश्न चूंकि आगमनात्मक विधि के बारे में पूछा गया, यानी पहले उदाहरण फिर नियम की बात होगी। ठीक है, चलिए देखिए बच्चे को अगर मैं नाउन पढ़ाना चाहता हूं यानी संज्ञा पढ़ाना चाहता हूं तो क्या हो सकता है? या तो ये हो सकता है कि पहले मैं बच्चों को संज्ञा का उदाहरण दे दूं, जैसे कि मैं बोलूं आम, मेज, कुर्सी, लखनऊ। ये सब क्या मैं बता रहा हूं? किसी वस्तु का नाम बता रहा हूं, किसी जगह का नाम बता रहा हूं। ये सभी चीजें संज्ञा कहलाती हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जैसे मैंने पहले क्या बोला, आम बोला, जब मैंने पहले आम बोला तो बच्चा आम कभी ना कभी खाया ही होगा। विद्यालय जाने से पहले भी, जब वो 6 साल का होगा तभी तो प्राइमरी में जाएगा, उससे पहले भी वो आम खा चुका होगा, यानी आम से वो परिचित है, आम से वो परिचित है। लेकिन आम को नाउन बोला जाता है, इससे परिचित नहीं था। आम से वो परिचित था लेकिन आम को नाउन बोला जाता है, इससे परिचित नहीं था। तो आगमनात्मक विधि में क्या किया जाता है? पहले उदाहरण बताया जाता है। तो नाउन का उदाहरण आम था, यानी आम से वो परिचित था, यानी ये परिचित वस्तु से अपरिचित के
प्रति चलने की बात करता है आगमनात्मक विधि। फिर से ध्यान से समझिएगा, मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बच्चे को नाउन पढ़ाना चाहता हूं। नाउन के डिफिनीशन ये कहती है कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति या फिर स्थान विशेष के नाम को संज्ञा कहते हैं। बच्चे को ये नियम नहीं पता है, लेकिन बच्चे को आम जरूर पता है, क्योंकि आम कभी ना कभी बच्चा खाया होगा, सेब कभी ना कभी खाया होगा, कुर्सी पर बैठता ही होगा, मेज पर बैठता ही होगा। यानी ये सभी चीजें अपने परिवेश में वो देख चुका है विद्यालय जाने से पहले ही। यानी कि जो उदाहरण है, संज्ञा का जो उदाहरण है, आम हो गया, मेज हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, ये बच्चा उदाहरण को पहले से जानता है, यानी इससे परिचित है। जब परिचित है तो परिचित से हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि उदाहरण जो है वो उससे बच्चा परिचित है, और उसके बाद से अपरिचित की तरफ आगे चल रहे हैं। यानी कि जो एक तरीके से नाउन का परिभाषा था वो बच्चे के लिए अपरिचित था, नाउन के परिभाषा के बारे में बच्चा नहीं जानता था। तो हम लोग इस उदाहरण से यानी परिचित से अपरिचित की तरफ चल रहे हैं। इसी को बोला जाता है आगमनात्मक विधि। विकल्प नंबर 3 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सिक्ता पूर्ण स्थालायाम अंगुली चालनेन शिक्षकः छात्रान् वर्णमालायाः अक्षराणि लेखितुं निर्दिशति एवं विध गतिविधि उद्देश्यम अस्ति। हमसे यह प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए, बच्चों को बोला गया है कि वो रेत में, देखिए सिक्ता पूर्ण स्थाल यानी कि रेत में बच्चों को उंगली चला करके विभिन्न प्रकार के वर्णमाला से संबंधित अक्षरों को लिखने के लिए निर्देश दिया जाता है टीचर के द्वारा। तो हमसे यह पूछा जा रहा है इस प्रकार की गतिविधि क्या करेगा बच्चों के लिए। देखिए, जब बच्चे प्राइमरी स्तर में होते हैं तो वो उनमें वो बॉल खेल लेंगे, बैट बॉल खेल लेंगे, लेकिन जब वो पेंसिल पकड़ते हैं पहली बार तो उनकी उंगलियों पर कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि जो हमारे बॉडी का एक तरीके से कंट्रोल करने का जो शक्ति है, जैसे ध्यान से समझिएगा, एक सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, समीप दूराभिमुख सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि बच्चे के केंद्र से बाहर की ओर विकास होता है, यानी बच्चा का जो केंद्र बिंदु है, हार्ट हो गया, उससे बाहर की तरफ चलेगा। यानी बच्चे के केंद्र के बाहर पहले उसका बाह आएगा, आर्म आएगा, उसके बाद से उसकी हथेली आएगी और अंत में उसकी उंगलियां आती हैं। यानी कि सबसे बाद में वो उंगलियों पर कंट्रोल कर पाता है। इसी वजह से वो बैट बॉल खेल लेता है, फुटबॉल खेल लेता है, लेकिन वह लिखना सीखने में उसको थोड़ा सा दिक्कत महसूस होता है, क्योंकि इस उंगलियों पर वो सबसे लास्ट में कंट्रोल पा रहा है, समीप दूराभिमुखी सिद्धांत के अनुसार, प्रॉक्सिमो डिस्टल सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये सबसे बाद में कंट्रोल पा रहा है, इस वजह से कहीं ना कहीं उसको विभिन्न प्रकार के रेत पर उंगलियां फिरा करके जो अक्षर लिखाने की कोशिश की जा रही है। इससे बच्चे में जो सूक्ष्म चालन कौशल है, देखिए सूक्ष्म चालन कौशल क्या होता है, दो प्रकार के मोटर स्किल होते हैं। एक तो जिसमें पूरा बॉडी मूवमेंट हो, जैसे कि मैं बोलूं कि आप फुटबॉल खेल रहे हैं तो उस दौरान आप दौड़ करके जब फुटबॉल खेलेंगे तो पूरा बॉडी का आपका मूवमेंट हो रहा है, इसे हम लोग स्थूल चालन कौशल बोलते हैं। लेकिन अगर एक ऐसा एक्टिविटी मैं आपसे बोलूं जैसे कि सुई में धागा डालना, उस दौरान आपके बॉडी का मूवमेंट बहुत नॉमिनल सा होता है, क्योंकि आप एक चेयर पर बैठे होंगे या फिर कहीं पर भी बैठे होंगे और साथ ही साथ सुई को हाथ में लेकर के धागा उसमें डाल रहे होंगे, यानी आपकी उंगलियां और हाथों का ही केवल मूवमेंट हो रहा है, बाकी पूरा बॉडी आपका मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो ऐसी एक्टिविटी, ऐसी गतिविधि जिसमें बहुत कम मूवमेंट हो उसे हम लोग सूक्ष्म चालन कौशल कहेंगे, और जिसमें पूरा बॉडी मूवमेंट हो उसे हम लोग स्थूल चालन कौशल कहते हैं। जब बच्चे को रेत में लिखने के लिए बोला गया तो क्या उसका पूरा बॉडी मूवमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा है, केवल उसका जो उंगली वो चला रहा होगा केवल वही बॉडी पार्ट उसका मूवमेंट हो रहा है, उसकी उंगलियां केवल मूवमेंट हो रही हैं। यानी कि सीधे तौर पर ये समझ लीजिए कि ये सूक्ष्म चालन कौशल से संबंधित है और बच्चों को कहीं ना कहीं उसके उंगलियों पर कंट्रोल पाने के लिए ये किया जा रहा है। देखिए, एक ही विकल्प में सूक्ष्म चालन कौशल की बात की गई है। ऑप्शन नंबर 3 दिया गया, छात्राणाम सूक्ष्म चालन कौशलम दृढ़युतम, यानी कि जो शिक्षिका है वो छात्रों के सूक्ष्म चालन कौशल को दृढ़ करना चाहती है। विकल्प नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सामान्य रूपेण भाषा शिक्षकः स्वकक्षाया परिस्थिति विशेष प्रस्तूय कांचिद प्रश्नान अवस्थाप्य अनुभवान कथन पूर्वकम आरभ्यते एतत् कथ्यते। यानी कि कहा जा रहा है कि किसी एक कक्षा में एक शिक्षिका के द्वारा अपनी कक्षा में पढ़ाई शुरू करने से पहले, भाषा की कक्षा शुरू करने से पहले वो कुछ एक्टिविटी कराती हैं, जिसमें कुछ सिचुएशन पर वो कुछ बताती हैं, कुछ क्वेश्चंस बच्चों से पूछती हैं और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करती हैं। तो ये क्या कहा जाएगा? तो देखिए, जब भी बच्चे को पढ़ाना शुरू किया जाता है तो थोड़ा सा उसको कंफर्टेबल फील कराया जाता है ताकि वो पढ़ने में रुचि ले। जैसे कि हो सकता है कि बच्चा अपनी घर से जब विद्यालय आ रहा था तो उसके मन में कोई डर वाली भावना हो। जैसे कि बच्चे जब पहली बार प्राइमरी में आते हैं तो क्या होते हैं, वो स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, वो डरे रहते हैं कि स्कूल में क्या होगा, कैसे होगा। वो देखते होंगे आप, जब पहली बार बच्चा जाता है बहुत ज़्यादा रोता है, तो उसको कंफर्टेबल फील कराना इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि बच्चे का जो संवेग है, उसका जो इमोशन है, वो कहीं ना कहीं उसके संज्ञान को प्रभावित करता है। अगर इमोशन पॉजिटिव होगा तो उसके संज्ञान को पॉजिटिव तौर पर इंपैक्ट करेगा, यानी बच्चे का अधिगम अर्थपूर्ण होगा।
और अगर इमोशन निगेटिव है तो उसके संज्ञान को निगेटिव तौर पर इंपैक्ट डालेगा, यानी कि उसका अधिगम जो होगा वो अर्थपूर्ण नहीं होगा। जैसे कि अगर बच्चा दुखी है, रो रहा है, तो उसका पूरा फोकस रोने पर होगा, यानी दुख के कारण पर होगा, ना कि पढ़ाई पर होगा। इस वजह से बच्चे को पहले कक्षा में पढ़ाए जाने से पहले उसको कंफर्टेबल फील कराया जाता है, ताकि बच्चा थोड़ा नॉर्मल हो जाए, यानी कि अब वो सहज महसूस करने लगे, उसमें निगेटिव इमोशंस खत्म हो जाए और थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी उसमें जनरेट हो, ताकि बच्चे का अधिगम अर्थपूर्ण कराया जा सके। इसे हम लोग प्री रीडिंग टास्क बोलते हैं। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 में बात की गई है पूर्व पठन कार्य। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्राथमिक स्तर पठन सामर्थ्य मूल्यांकनाय अध स्तनेषु किम उपयुक्तम, यानी कि प्राथमिक स्तर पर पठन के सामर्थ्य का मूल्यांकन करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है। तो प्राथमिक स्तर पर यह माना जाता है कि बच्चे पढ़ करके अगर उसका अर्थ ग्रहण कर ले रहे हैं, यानी कि वो पढ़ने में सामर्थ्य रखते हैं, पढ़ सकते हैं, यानी पढ़ करके किसी भी चीज का, किसी भी लेख का पढ़ करके उसका अर्थ ग्रहण करना ही पाठ अवबोधनम कहलाता है। और यहीं इसी के आधार पर बच्चों के प्राथमिक स्तर पर बच्चों के पठन सामर्थ्य का मूल्यांकन किया जा सकता है। विकल्प नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षणस्य प्रधानम अवधानम भवेत, यानी कि कहा जा रहा है कि जो एक तरीके से कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है उसका मेन फोकस किस पर होता है। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का मेन फोकस किस पर होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि विद्यार्थिभ्यः मूल भाषाविद भाषण कर्दरार्थम उत्साह वर्धनम, यानी कि कहा जा रहा है मूल भाषाविद, मूल भाषा का मतलब बच्चे की मदर टंग की बात की जा रही है, यानी उनकी मातृभाषा की बात की जा रही है। यानी कि कहा जा रहा है कि बच्चों को उनकी मातृभाषा के प्रयोग की तरह नेटिव स्पीकर मतलब कि मातृभाषा में जिस प्रकार से बच्चा फ्लुएंट बोलता है, धारा प्रवाह बोलता है, उस तरीके से जो टारगेट लैंग्वेज है उसमें भी बच्चा धारा प्रवाह बोले, ये इसका मेन फोकस होता है। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि बच्चा धारा प्रवाह हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बच्चा उस लैंग्वेज को उपयोग करके कम्युनिकेट कर पाए, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। क्योंकि नेचुरल लैंग्वेज जो था बच्चे का, जो मदर टंग था, उसमें तो बच्चा बहुत ज़्यादा सहज है, क्योंकि बच्चा जब जन्म ले रहा है तभी से वो उसी लैंग्वेज को सुन रहा है, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा सहज है। उतना हो सकता है कि हम टारगेट लैंग्वेज में अचीव ना कर पाए, लेकिन कम से कम टारगेट लैंग्वेज में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, अपने भावनाओं को एक्सप्रेस कर पाए बोल करके, ये होता है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का मेन फोकस। ठीक है, तो पहला विकल्प गलत हो गया। दूसरा देखिए, लक्ष्य भाषाया संरचनानाम प्रति अवधानम, यानी कि कहा जा रहा है कि जो टारगेट लैंग्वेज है उसके एक तरीके से स्ट्रक्चर पर, उसके संरचना पर ध्यान देने की बात की जा रही है। तो ये भी हमारा मेन फोकस नहीं होता है, क्योंकि हमारा मेन फोकस ये है, किसी भी भाषा को सीखने का मेन फोकस ये होता है कि हम उस भाषा का प्रयोग कर पाए अपने दैनिक जीवन में कम्युनिकेशन करने के संदर्भ में, यानी कि संप्रेषण जिस भी विकल्प में आएगा वो वाला विकल्प हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प की बात कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि अभ्यास बलेन उच्चारण प्रति अवधानम, यानी कि एक तरीके से कहा जा रहा है कि ड्रिलिंग पर और बार बार प्रैक्टिस करने पर फोकस किया जाता है। तो ये भी विकल्प निगेटिव है, क्योंकि बार बार प्रयास करना या फिर ड्रिल ये हमेशा निगेटिव सेंस में माना जाता है, क्योंकि बच्चे मशीन थोड़ी है कि एक ही चीज को रटेंगे। निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 3 देखिए, विद्यार्थिभ्यः संप्रेषणम सामर्थ्य प्रदानम, यानी कि कहा जा रहा है कि जो लर्नर्स हैं उनको एक तरीके से संप्रेषण की क्षमता प्रदान करना, उनको सामर्थ्य देना, ये मेन फोकस होता है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का, यानी कि संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण से प्रधान भाषा शिक्षण विधि का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा, क्योंकि किसी भी भाषा को सीखने का मेन फोकस यही होता है कि हम उस भाषा का प्रयोग कर पाएं कम्युनिकेशन करने में, इंटरेक्शन करने में, संप्रेषण करने में। विकल्प नंबर 3 एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, या पद्धति भाषा संयोजने शारीरिक क्रियासु आधारिता, यानी कि हमसे यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह पद्धति क्या होती है जिसमें बच्चे का जो भाषा है, यानी जो कुछ भी वो बोल रहा है, और उसके बॉडी का जो मूवमेंट है वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में है, यानी कि जिस प्रकार से भाषा को बोल रहा है उसी प्रकार से उसका बॉडी भी मूव कर रहा है। तो इस एक्टिविटी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया कहते हैं, और इसी को अंग्रेजी में टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स बोलते हैं। अब ये होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। आप लोग प्राइमरी स्कूल में कभी भी जाएंगे, ट्रेनिंग करने गए होंगे या फिर भविष्य में अपॉइंट होकर के जब जाएंगे, तो वहां पर आप देखिएगा बच्चे किस प्रकार से प्राइमरी में कविता को पढ़ते हैं। जैसे कि एक कविता मैं बता रहा हूं, एक मोटा हाथी झूम के चला मकड़ी की जाल में जाके वो फंसा। बच्चे इसको लय में गा रहे होते हैं क्योंकि उनको मजा आता है। साथ ही साथ एक और चीज आप ध्यान देंगे कि बॉडी का जो मूवमेंट होता है वो बच्चे बॉडी को अपने विभिन्न प्रकार की चीजों के में एक्टिव करते रहते हैं। जैसे कि टीचर जब उनको बच्चे को बताएगा तो वो बताएगा जब एक मोटा हाथी, तो मोटा
मोटा शब्द को इंडिकेट करने के लिए वो दोनों हाथों को फैला लेता है ताकि मोटापे का इशारा किया जाए। जब हाथी शब्द आएगा तो अपने हाथ के केहूनी को नाक से लगाते हुए सूंड बनाने का इशारा करेगा शिक्षक, ताकि बच्चे समझ पाए कि हाथी का इशारा किया जा रहा है। यानी कि जो कुछ भी बच्चे को बताया जा रहा है या फिर जो कुछ भी बच्चे को बोला जा रहा है उसका बॉडी लैंग्वेज के भी माध्यम से कम्युनिकेट करने की कोशिश की जाती है, और यही चीज अनुकरण करके बच्चे भी कर रहे होते हैं। यानी कि जो कुछ बोला गया है, जो कुछ भाषा बोला गया है, उसका शारीरिक एक्टिविटी के माध्यम से कोऑर्डिनेशन बैठाना ही संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया बोलते हैं या फिर टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स बोलते हैं। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, आधारभूतया साक्षरतया आंकिक योग्यतया पूर्वावश्यकता। यानी कि हमसे यह पूछा जा रहा है कि आधारभूत साक्षरता जो है, आधारभूत साक्षरता और आंकिक योग्यता क्या, उसके लिए क्या आवश्यक है। तो देखिए, आधारभूत साक्षरता को हम लोग इमरजेंट लिटरेसी के नाम से जानते हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की इस समय योजना चल रही है। आप उत्तर प्रदेश में भी देखेंगे कि विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। कक्षा 3 तक बच्चे को कम से कम पढ़ने में और लिखने में निपुण बनाया जाए, साथ ही साथ वो अंकों का बेसिक ज्ञान रखे, यानी अंकों को जोड़ पाए, अंकों का गुणा कर पाए, अंकों का घटाव कर पाए, अंकों को भाग दे पाए और अंकों को पहचान पाए। यानी कि पढ़ने में सामर्थ्य हो, लिखने में सामर्थ्य हो और अंकों को पहचानने में सामर्थ्य हो। ये कक्षा 3 तक बच्चों को इसमें निपुण बनाने के लिए निपुण भारत मिशन योजना चलाई जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा, और सभी राज्य सरकार इसको फॉलो कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी ये निपुण भारत मिशन चलाया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इस ऑप्शन नंबर 2 में बात की गई है। देखिए, पठन की बात की गई यानी बच्चे पढ़ने में सक्षम हो, लेखनम की बात की गई यानी बच्चे लिखने में सक्षम हो, और आधारभूतम अंकक कार्यम यानी कि अंकों का जो बेसिक है, जैसे कि अंकों के बारे में पहचानना, अंकों के बारे में विभिन्न संक्रियाएं करना, जैसे जोड़ घटाना, गुणा भाग, ये सभी बच्चे करने में सक्षम हो, इसे ही हम लोग बोलते हैं आधारभूत साक्षरता या फिर आंकिक योग्यता। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों, संस्कृत पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपीटेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।